फ्रांज काफ्का के बारे में बात करने के लिए करना चाहूँगा, जो मेरे सबसे पसंदीदा राइटर्स में से एक हैं। वह मेरे दिमाग में इसलिए हैं क्योंकि उनकी किताब द ट्रायल और फ्रांस में पावेल ड्यूरोव का केस एक तरह से अजीब तरह से मिलते-जुलते हैं, काल्पनिक तौर पर भी और सचमुच भी। बेशक द ट्रायल एक फ़िक्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार लिटरेचर की उस अलौकिक दुनिया में जाना ज़रूरी होता है, चाहे वो 1984 की एनिमल फार्म हो, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, डी ट्रायल, दैट कासल, मेटामॉर्फोसिस या फिर अल्बर्ट काम्यू की डीप लेक जैसी डिस्टोपियन किताबें ही क्यों ना हों। ये सब हमें अपनी असली दुनिया को समझने और उन विनाशकारी रास्तों को पहचानने में मदद करती हैं जिन पर हम जा सकते हैं। और शायद ये हमें ये समझने में भी मदद करती हैं कि ऐसे रास्तों से कैसे बचा जाए। तो थोड़ा रुक कर फ्रांज काफ्का के बारे में बात करते हैं। वो कौन थे? असल में वो एक इंश्योरेंस क्लर्क थे, जो रात में लिखते थे। वो कम उम्र में ही दुनिया से चले गए और लगभग गुमनाम ही रहे। अपनी मौत से पहले उन्होंने कहा था कि उनकी सारी स्क्रिप्ट्स जला दी जाए, लेकिन सौभाग्य से उनके दोस्त मैक्स ब्रॉड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस वजह से हमें 20वीं सदी के सबसे महान लेखकों में से एक की ये रचनाएं मिली। अपने काम में काफ्का ने इंसानों को केस फाइलों में बदलने वाली ठंडी मशीन जैसी इंस्टीट्यूशनल पावर के भूल भुलैया के बारे में लिखा। उन्होंने उस व्यक्ति की गिल्ट की भावना के बारे में लिखा जब उसने कोई अपराध किया ही ना हो, या सामान्य रूप से उन्होंने उस चिंता की भावना के बारे में लिखा जो हमारे आधुनिक अराजक दुनिया में मानव स्थिति का हिस्सा है। उनका लिखने का अंदाज छोटे छोटे सीधे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना था, जिनसे वो अवास्तविक और बेतुकी चीज़ों को बयां करते थे, और इसी तरीके से वो महज अनुभव को बयां करने के बजाय असल में उस अनुभव को महसूस करा पाते थे। उदाहरण के लिए उनकी फेमस रचना दी मेटामॉर्फोसिस की शुरुआती पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। एक सुबह ग्रेगोर साम्सा जब बेचैन सपनों से जागा, तो उसने पाया कि वह अपने बिस्तर में एक बहुत बड़े कीड़े में बदल चुका है। वो अपनी सख्त कवच जैसी पीठ पर लेटा हुआ था, और जब उसने जरा सिर उठाया तो देखा कि उसका गुंबद जैसा भूरा पेट कठोर मुड़े हुए सेक्शंस में भटा हुआ है, जिसके ऊपर की रजाई किसी तरह टिक नहीं पा रही थी और पूरी तरह फिसल जाने वाली थी। उसके कई पैर, जो उसके भारी भरकम शरीर की तुलना में बेहद पतले और लाचार थे, उसकी आंखों के सामने असहाय तरीके से हिल रहे थे। काफ्का यहाँ बहुत असरदार तरीके से उस कीड़े में बदल जाने और पीठ के बल फांसे होने की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो उस बेबसी की भावना को दिखा सकें जो इंसान को अपने परिवार, नौकरी और समाज के सामने महसूस होती है, जैसे वो सबके लिए बोझ बन गया हो, मानवीयता से वंचित, पराया और छोड़ा हुआ। और उसकी अहमियत बस तब तक है जब तक वो अपने परिवार या नौकरी के लिए किसी काम का है, वरना उसे लगभग तुरंत ही किनारे कर दिया जाता है। मैं शायद इस काम के बारे में किसी और समय ज़्यादा गहराई से बात करूंगा, क्योंकि ये इतना डरावना है और मुझे लगता है कि ये आधुनिक समाज में कई लोगों के लिए अस्तित्व के बोझ का इतना गहरा वर्णन है। लेकिन अभी मैं उनकी दूसरी रचना डी ट्रायल के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस नोवेल में मुख्य किरदार जोसेफ के एक सफल बैंक अफसर है, जिसे उसके जन्मदिन पर ही एक अनजान अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक ऐसी अदालत द्वारा जिसकी अथॉरिटी हर जगह भी है और कहीं भी नहीं। वह एक भूल भुलैया जैसे कानूनी सिस्टम में फंस जाता है, जहां हर किसी को उसके केस के बारे में पता है, लेकिन कोई भी असल वजह समझा नहीं सकता। असल मायनों में तो वह मुकदमा कभी होता ही नहीं, बल्कि जोसेफ के की पूरी जिंदगी ही उस मुकदमे की तैयारी और कार्यवाही बन जाती है। एक तरह से यह मुकदमा दरअसल आरोपित होने की स्थिति है, जो एक स्थायी हालात बन जाता है, न कि कोई सिंगल इवेंट। इस काम में काफ्का की प्रतिभा यह दिखाने में थी कि आधुनिक संस्थानों को मुकदमे चलाने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस आपको एक स्थायी मंडराती हुई संभावना में रखने की जरूरत है। इस केस का पब्लिक अटेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूपों में जोसेफ के को ऐसा महसूस कराता है कि उनके आसपास के लोग लगातार उन्हें जज कर रहे हैं। इससे उनके मन पर असर पड़ता है और उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। असल में उस मुकदमे को कभी भी उन्हें दोषी ठहराने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके अंदर की उथल पुथल और सामाजिक निगाहें उसका दोष सिद्ध करती हैं और उसकी मौत तक ले जाती हैं। उनकी अरेस्ट के ठीक 1 साल बाद 2 आदमी उनके पास आते हैं, उन्हें शहर के रास्तों से ले जाते हैं और एक सुनसान खदान में ले जाकर उनके दिल में छुरा भोंक देते हैं, और इस दौरान जोसेफ जरा भी प्रतिरोध नहीं करते। मेरे लिए द ट्रायल
ये दिखाता है कि अत्याचार की असली जीत तब नहीं होती जब वो आपको मार डालता है, बल्कि तब होती है जब आप थक हार कर चाकू के सामने सरेंडर कर देते हैं। एक बार फिर ये कहानी दिखाती है कि कैसे नौकरशाही की नीरसता इंसानी आत्मा का गला घोंट देती है। मैं इस किताब को हाईली रिकमेंड करता हूँ और शायद इसके बारे में आगे और भी बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कि द ट्रायल और पावेल के केस के बीच किसी समानता पर बात करने का कोई खास फायदा है, क्योंकि द ट्रायल एक काल्पनिक रचना है। लेकिन एक पॉजिटिव पहलू यह है कि मेरी नज़र में पावेल ने इस पूरे दौर में अपना ऑप्टिमिज्म और सकारात्मक नज़रिया बनाए रखा है। ऐसे मामलों में मेरी आशंका यही रहती है कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इंसान को इतना घिस देती है कि वो थक हार कर सरेंडर कर दे। लेकिन पावेल के साथ मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा। दबाव चाहे जितना भी क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता कि उसे हार मानना या झुकना आता है। ये बात मेरे लिए सचमुच बहुत इंस्पायरिंग है। और क्योंकि अब हम इस पर बात कर ही रहे हैं, तो मैं काफ्का की एक और रचना का जिक्र करना चाहूंगा जिसने मेरे दिल को छुआ है। द कासल में भी द ट्रायल की तरह ही सत्ता में बैठे लोगों की बेतुकी पहुंचहीनता और एक डरावनी नौकरशाही को बयां किया गया है। द कासल के किरदार का नाम भी यही है। दोनों रचनाओं में नौकरशाही थकावट, टाल-मटोल, बेतुके नियम और वेटिंग रूम से ऑपरेट करती है, और यही बातें आज भी रेलेवेंट हैं। मैं काफ्का की इन द पीनल कॉलोनी और हंगर आर्टिस्ट को भी रिकमेंड करना चाहूंगा। दोनों ही रचनाएं इतनी दिलचस्प और अजीब हैं कि यहाँ विस्तार से समझाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हंगर आर्टिस्ट मुझे आज की उस अटेंशन इकोनॉमी के लिए बेहद रेलेवेंट लगती है, जहाँ ना जाने कितने लोग फेमस होना चाहते हैं। इस कहानी में एक तरह का प्रोफेशनल उपवास रखने वाला शख्स है, जो पिंजरे में बैठकर लोगों के मनोरंजन के लिए भूखा रहता है। धीरे धीरे उसके दर्शक घट जाते हैं, क्योंकि लोग नए तमाशों की ओर चले जाते हैं, और आखिरकार जब वो उपवास से मर जाता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। काफ्का की रचनाएं भारी हैं। वे इस बात की चेतावनी देती हैं कि सभ्यता कैसे एक बुरा सपना बन सकती है। लेकिन ये एक सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म की तरह भी है, क्योंकि जब हम द ट्रायल या द कैसल जैसी कहानियों में अपने संस्थानों की झलक देखते हैं, जब हम ग्रेगर सामसा में खुद को पहचानते हैं, तो हम केवल बीमारी की पहचान नहीं कर रहे होते, बल्कि यह भी साबित कर रहे होते हैं कि हम अब भी इंसान हैं और इतनी समझ रखते हैं कि उसे देख सकें और उसका नाम ले सकें। काफ्का ने हमें यह लक्ष्य दिया, ऐसी व्यवस्थाओं का विरोध करने का जो हमें अमानवीय बनाना चाहती हैं, और यह पक्का करने का कि व्यक्ति की आज़ादी और ह्यूमन स्पिरिट हमेशा फलती रहे। मुझे विश्वास है कि यह होगा। मुझे इंसानों पर भरोसा है। मुझे आप सभी से प्यार है।